मैं किसी काम के सिलसिले में गांव से शहर गया था। वापसी पर सोचा कि घरवालों के लिए कुछ फल खरीद लूं, घरवाले खुश हो जाएंगे। फलों की दुकान पर मोटरसाइकिल खड़ी की और एक एक फल को हाथों से पकड़कर चेक करने लगा और फिर औरतों की तरह दुकानदार से भाव ताव करने के बाद कीमत तय की। फिर फलों के दोनों थैले लिए और बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं जब अकेला सफ़र करता हूँ तो मेहंदी हसन या जगजीत सिंह की गज़ल गुनगुनाने लगता हूँ, और ये मौका मुझे मिलता भी उसी वक्त है जब मैं अकेला होता हूँ, क्योंकि दूसरा शख्स मेरे सुर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस मैं फिर शुरू हो गया। कुल मिलाकर 2-4 गज़ल ही गुनगुनाई थी कि रास्ते में एक लड़की ने हाथ से रुकने का इशारा दिया। मैंने बाइक से पहले गज़ल को रोक देना सही समझा और फिर उसके सामने ब्रेक लगा दी। लड़की ने दुपट्टे के नकाब से अपना हुस्न ढापा हुआ था। शाम का वक्त था, ट्रैफिक भी इस रोड पर ज्यादा नहीं था। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी और लड़कों की तरह मैंने भी उसे लिफ्ट दे दी। जब दो अनजान लड़का लड़की इतने ज्यादा करीब हो तो जज्बात का उभरना तो लाजमी है। बस फिर वही हुआ कि वो मेरी सोचों से होती हुई मेरे दिल पर छाने लगी। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, लेकिन हकीकत तो ये थी कि आज से पहले हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। औरत हो और बातें ना करती हो, ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है, लेकिन पहली मुलाकात तकल्लुफाना ही हुआ करती है। थोड़ा शर्माते शर्माते सलाम दुआ के बाद बातों का सिलसिला और फिर सवाल जवाब शुरू हो गए, जैसे मैं किसी साइंस की किताब पढ़ रहा हूँ जिसे जबानी सुनाने के लिए मैं किसी टीचर के सामने खड़ा हूँ। कहाँ के हो, क्या करते हो, शादी हो चुकी या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवाल उसकी मीठी आवाज़ में हरगिज बुरे नहीं लग रहे थे, बल्कि दिमाग की नसों में गर्मी के बारिश के कतरों की तरह ताजगी भर रहे थे। उस सफ़र की मुलाकात को लंबी करने के लिए और अपनी धाक जमाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। उसके सामने मुझे हर तरह से खुद को बेहतरीन साबित करना था। मैं बातों में मिठास डालने के लिए अंग्रेजी जुबान का सहारा ले रहा था। नाम पता से लेकर मोबाइल नंबर और घर के सदस्यों तक सब कुछ मैं उसे बता चुका था। आमतौर पर लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को पहली मुलाकात में इतनी अपनी जाती जिंदगी के सवालों के जवाब नहीं बताया करते, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इंसान में एक वहशी हैवान भी रहता है। उसने मेरा नाम पूछा और फिर मोबाइल नंबर मांगा। मैंने इंग्लिश में फर नंबर बता दिया। नंबर डायल करके बोली, मैंने आपका नंबर साहिल के नाम से सेव कर लिया है। मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट में 876 है, आप उसे मेहरू के नाम से सेव कर लेना और जब कभी भी मिलना चाहो तो मुझसे बात कर लेना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या वो भी वही सोच रही है। शायद ऐसा हो सकता था, मन के भेद को कौन जाने, लेकिन अब तो वो खुलकर बातें करने लग गई थी और मैंने भी अपनी शर्म उतार फेंकी। एकदम उसने पूछा कि जगह है आपके पास। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगी कि पागल, रात हो रही है, समझ नहीं आता मैं क्या चाहती हूँ, नहीं तो मैं ले चलूँ कहीं। मैंने जवाब में शर्माते हुए कहा, नहीं, जगह का कोई मसला नहीं है, मैं तो तुम्हें तब ही समझ गया था जब आप मेरे कंधे पर हाथ रख कर बैठी थी। मैं कुछ और भी बोलना चाहता था, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उसने कहा, अच्छा ये बताओ कितने पैसे दोगे, आप कितने लेती हैं। मैंने सवाल पर ही सवाल कर दिया। बोली 1000 रुपये, 100-500 अगर ज़्यादा दे सकते हो तो आपका शुक्रिया भी। उसका शुक्रिया कहने का अंदाज देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। मैंने मोटरसाइकिल रोक के पूछा, शुक्रिया क्या। नीचे उतरकर बोली, कोई बात नहीं, आप जितने चाहो दे देना, और हाँ मुझे घर के करीब उतार देना, ज़्यादा दूर की नहीं हूँ मैं। वो जैसा कि मेरे शुक्रिया वाले सवाल को ही खा गई हो, ऐसे कि जैसे उसने मेरी बात ही टाल दी हो। घर में और कौन कौन है, ये सवाल मैंने थोड़े सख्त लहजे में किया। मैं और मेरे 2 बेटे। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बेटों का सुनकर मेरे सवाल और मेरा जहन बदल रहा था। तो आपके बेटे अकेले हैं घर में, वो तो अब आपका इंतजार कर रहे होंगे, रात हो रही है। मेरे इस हैरत अंगेज सवाल पर उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, उनको ये पता है कि माँ काम पर गई है,
मुझे आने में देर ना हो जाए, मैं इसलिए पहले ही खाना वगैरह तैयार करके आई हूँ। आप फिक्र ना करें और ना ही इतने सवाल जवाब करें। अगर कुछ करना है तो जल्दी करें, टाइम बहुत हो गया है। मुझे ईसा की अजान तक घर जाना है, नहीं तो मुझे यही उतार दें, मेहरबानी होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे सवाल और सोच पूरी तरह से बदल गए थे। अब तो मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और मैं गुस्से से बात करने लग गया कि 2 बच्चों की माँ हो, शर्म करो, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है, कामकाज कर सकती हो, वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे डांट रहा हूँ। वो रो रही थी, बार बार आंखों पर हाथ फेर रही थी, उसके आंसू निकल रहे थे। वो नकाब उतार कर दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी और बताने लगी, मैं काम तो करती हूँ, एक घर में सुबह से दोपहर तक और एक घर में दोपहर से शाम तक। बस काम से ही फारिग होकर बाहर निकली थी। अब वो बात करते हुए जोरों कतार से रो रही थी और मुझे उस पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से सवाल पर सवाल कर रहा था। आखिर क्यों निकली घर से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? ये सब अपनी बात वो अब रो रो कर सुना रही थी, जैसे कि उसको इल्म हो गया हो कि मैं अब उसके काबू नहीं आने वाला। वो कड़वा सच बोले जा रही थी और मैं खामोशी से उसका दुखड़ा सुन भी रहा था और महसूस भी कर रहा था। साहिब, मैं बहुत मजबूर हूँ। बच्चों के बाप ने दूसरी शादी कर ली और हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं, मैं उन्हें अच्छे स्कूल में भेजती हूँ। उनके अच्छे भविष्य की उम्मीदें मुझे मायूस नहीं होने देती। मैं पहले फैक्ट्री में काम करती थी, घर का राशन और उनकी फीस मुश्किल से पूरी हो पाती थी, मगर फैक्ट्री में लड़के छेड़छाड़ करते थे। 3 महीने पहले मुझे बहुत मजबूर होकर फैक्ट्री छोड़ना पड़ी। अब मैं घरों में काम करती हूँ, राशन पूरा हो जाता है, मगर स्कूल की फीस की वजह से मेरे दोनों बच्चे घर बैठे हैं। उन्हें प्रिंसिपल ने निकाल दिया और कहा तब आना जब फीस होगी। मैं खुद भी स्कूल गई, इसके लिए मैंने प्रिंसिपल से कुछ दिन मांगे, मगर मैं मायूस होकर घर आई। बच्चों की फिक्र से मेरा चैन, सुकून, नींद सब न जाने किधर चले गए हैं। आप मुझे यूं ना देखें, मैंने तो कल रात भी अपने जिस्म का सौदा किया था। कुछ पैसे मिले, थोड़े कम थे, तो आज शाम को निकली हूँ, उसी उम्मीद पर कि आज फीस पूरी हो जाएगी तो सुबह बच्चे स्कूल चले जाएंगे। बस इसीलिए ही रात भर मैंने जिस्म बेचा है। अपने बच्चों की फीस देनी थी। मैंने कपकपाते होठों से पूछा, कितनी फीस है बच्चों की? कहने लगी 6000 रुपये, मगर कल रात को 2000 हो गया था। मैंने उसे पैसे देने का इरादा किया। सोचने लगा कि हम लोग कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। अफसोस की बात है ना कि मैं और मेरे जैसे लोग कभी भी किसी ऐसे शख्स की मदद नहीं करते जब तक उनका दुख उनकी जुबान और चेहरे पर दिखाई ना दे। मैंने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे इस बात पर भी माफ़ कर देना जो मैंने आपको कहा था कि मैं तुझे तब ही समझ गया था जब आप मेरे कांधे पर हाथ रख कर बैठी थी, मगर अफसोस मैं तुझे समझ ना सका। अपने बटुए से 5000 रुपये निकाले और उसके हाथ में दे दिए। साथ ही ये भी कहा कि मैं आइंदा जरूर आपको कॉल करूंगा और आपसे मिलता रहूंगा। अब मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि ये फ्रूट इसलिए खरीदे थे कि घरवाले खुश हो जाएंगे। हमें अपनों की खुशियाँ कितनी प्यारी है और हम लोगों को दूसरों के दुखों का एहसास तक नहीं होता। हमें अपनी हैसियत के मुताबिक इंसानियत को भी तो अहमियत देनी चाहिए। मेहरू का रोना देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी और अंदर से मैं दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मुझे वो दौलत और खुशियों की, लंबी उम्र की ढेरों दुआएं दिए जा रही थी और मैं मेहरू की हालत देखकर खुद से, अपनी जिंदगी से, अपनी सांसों से शर्मिंदा हो रहा था। मेरा कलेजा फटा जा रहा था। उसकी दास्तान मुझे शर्मिंदा कर रही थी। मुझे अपने होने पर दुख हो रहा था कि मेरी सांसें क्यों चल रही हैं। हम जैसों को तो मर जाना चाहिए। हम बहुत खुदगर्ज लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें किसी का एहसास तक नहीं होता। हमने एक दूसरे को नेक ख्यालात और दुआओं के साथ रुखसत किया। दोस्तों, ये छोटा सा किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।